पता होना चाहिए। मतलब जैसे एक लाइन है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, किससे? विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा? ये आपको पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ द लाइन इज प्लस माइनस वन। ऑब्वियसली जब लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगी तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल 90 होता है, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब या तो लाइन 45 एंगल पे होगी, सही है, और या फिर लाइन किस एंगल पे होगी? 135 डिग्री एंगल पे होगी। इन दोनों के अलावा और कभी तो लाइन इक्वली इंक्लाइंड होगी नहीं, तो या तो उसका स्लोप प्लस वन होगा या उसका स्लोप क्या होगा? माइनस वन। ठीक है। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि अ लाइन मेक्स एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस विद एक्स एक्सिस। अच्छा, जब एक्स एक्सिस से वो एंगल बनाएगी और आपको कोई सेंस नहीं दिया है तो वो सेंस हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है, वो भी किस सेंस में? एंटी क्लॉक सेंस में। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन कैसा होगा? पॉजिटिव। सही है। और अगर यही होगा कि अ लाइन मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल विद एक्स एक्सिस, सेम वही एंटी क्लॉक सेंस में, तब स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में आप उसका स्लोप डी वाई डी एक्स निकालेंगे और उसको पॉजिटिव कर लेंगे, उसको निगेटिव कर लेंगे। दूसरा ऐसे यूज हो जाता है अगर एक लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस पे। अ लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब जो लाइन का स्लोप होता है, ठीक है, उस स्लोप को हम लेते हैं माइनस वन। क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट का सिंपल मतलब होता है या तो ऐसे अटेंड करे, ये दोनों इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस पे इक्वल हो जाएं, या फिर वो इंटरसेप्ट ऐसे अटेंड करे तो ये निगेटिव साइड में भी दोनों इक्वल हो जाएं। तो हर केस में उसका स्लोप कितना आ रहा है? 135। एंगल 135 बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप हर बार कितना हो जाएगा? माइनस। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो, जैसे अब लिखा है कि एक कर्व की टेंजेंट है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली आप उस टेंजेंट का स्लोप प्लस माइनस वन लेंगे। तो ऑब्वियसली जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स वन वाई वन पे, उसको या तो प्लस वन करेंगे या माइनस वन करेंगे। तो सारी चीज़ें फिर उसी हिसाब से आप डील करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? जैसे अब आइए, ये क्वेश्चन है, जैसे इस कर्व की टेंजेंट है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपको ये बताना है कि, चलिए बताइए, एट वॉट इट्स कर्व y इक्वल टू 2/3 x³ प्लस 1/2 x² द टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट वॉट पॉइंट्स। मतलब आपको वो पॉइंट कैलकुलेट करके बताने हैं जहाँ पे इस कर्व की जो टेंजेंट बन रही है वो इक्वल एंगल बना रही है किससे? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। बताइए जल्दी से। तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे एक्स वन वाई वन पे, और उसको क्या कर देंगे, एक बार प्लस वन के बराबर कर देंगे और एक बार माइनस वन के। जब प्लस वन के बराबर करेंगे तो वहां से आंसर आ सकता है, माइनस वन के बराबर करेंगे वहां से, हर एक्स से करस्पॉन्ड वाई निकाल देंगे, पॉइंट मिल जाएगा आपको। भाई सिंपल सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना था, डी वाई बाई डी एक्स पहले तो निकाल लेना था। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ रहा है? 2x² प्लस एक्स आ रहा है क्या, चेक करो। अब इसी डी यस वाई बाई सर। डी एक्स को आप प्लस माइनस वन के बराबर कर देंगे। तो पहला केस अगर हम ये लें कि 2x² प्लस एक्स इक्वल टू माइनस वन कर दो,
तो 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 1,0 सर। सही है ना, यहाँ से तो x पॉसिबल है नहीं, क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो निगेटिव आ जाएगा, तो नो रियल वैल्यू ऑफ x हो गया यहाँ से। सही है। अच्छा, इसके बाद सेकंड केस क्या था कि 2x² प्लस एक्स को आप 1 के बराबर करोगे, तो यहाँ यस से सर। आएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर शायद आते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू हाफ और -1 आती है शायद ना। तो जब आप x को हाफ लेकर चलोगे, देख लीजिएगा x हाफ आ रहा है ना। सही है फैक्टर। जब आप x को हाफ लेके चलोगे तो y कितना आ रहा है? 2/3 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1/8, सॉरी 1/4। तो बेसिकली ये कितना बन जाता है? तो 5/4। 1/12 प्लस 1/8, 5/12 क्या? सर आपने स्प्लिटिंग की है क्या? स्प्लिटिंग मतलब? अरे मतलब तोड़ना इन चीज को, मतलब ब्रेकिंग करना। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रूट निकाले हैं मैंने, वो तुम कैसे भी निकाल लो बेटा। ओके। ठीक है ना। 5/24 आ रहा है। हाँ, 5/24 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो आ गया 1/2 कॉमा 5/24। ऐसे ही जब आप x को -1 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3 प्लस 1/2। -1/6। तब वैल्यू आ जाएगी -1/6। तो दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा? -1 कॉमा -1/6। तो ये दोनों पॉइंट आंसर में आ गए। समझ गए कि नहीं भाई? तो एक बार उसके स्लोप को +1 कर देना था, एक बार उसके स्लोप को -1 कर देना था, वहां से आपको सीधा आंसर मिल जाना था, बस इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। और चूंकि टेंजेंट की बात हो रही थी और वो पॉइंट चाहिए था, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑन द कर्व होना चाहिए, तो उस एक्स के करस्पॉन्ड जो वाई पॉइंट है वो कर्व पे ही रख के निकाल लेंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए एक और करिए। व्हाट वैल्यू ऑफ सी विच एनी टेंजेंट ऑफ दिस कर्व मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्यूट एंगल है विद एक्स एक्सिस के साथ। हाँ भाई, हो गया। ये तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है यार। भाई जैसे आप इसका dy/dx कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 5x⁴ प्लस सी। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो सी की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा ना। सोच के देखो। अरे हाँ या ना? अगर हम कहें कि ये सी की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यहाँ पे एक और लिख दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। मतलब एक्स की सारी वैल्यूज के लिए अगर ये देखें, तो सी को हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लें, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया भाई? सी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, खत्म। क्लियर हुआ? तो dy/dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 0 सोचा तो सी तो 0 ले ही सकते हैं ना, तो वो इक्वलिटी भी लगा ही लेंगे। 0 डिग्री एंगल भी तो एक्यूट एंगल में ही काउंट होगा। Yes, वो तो मैंने ग्रेटर देन 0 लगाया, आप इक्वल टू 0 लगा लो, वो तो अंडरस्टूड है ना इतना। ओके। yes, चलिए, अब बस इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं रेट चेंज वाले क्वेश्चंस की। ठीक है। तो रेट चेंज में dy/dx का एक मतलब तो हमने देखा कि टेंजेंट का स्लोप होता है, एक मतलब dy/dx का और होता है। जैसे हम dy/dx की बात करते हैं, तो dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। सही है। मतलब y के चेंज को x के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, उसे हम dy/dx कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम रेट चेंज किसी भी क्वांटिटी का बोलें, मतलब रेट चेंज ऑफ ए अगर हम कहें, तो उसका मतलब होता है dA/dt। ठीक है ना। अगर हम रेट चेंज किसी भी क्वांटिटी का कहें, तो उसका डेरिवेटिव किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में। तो टाइम के रेफरेंस में उस क्वांटिटी में जो भी चेंज हो रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रेट चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी।
द रेट चेंज का मतलब होता है डी ए बाई डी टी से। ये बात समझ में आ गई? तो ऑब्वियसली अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को देखेंगे तो हम यही तो कहेंगे कि वाई का टाइम के रेफरेंस में जो चेंज हो रहा है और उसका एक्स के रेफरेंस में जो चेंज हो रहा है, दोनों का जो रेशियो होगा वही डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स हो गया। ऑब्वियसली वाई का रेट ऑफ चेंज और एक्स का रेट ऑफ चेंज, दोनों के रेट ऑफ चेंज का जो रेशियो हो गया वही हम क्या कहेंगे, डी वाई डी एक्स कह देंगे। तो किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डी ए बाई डी टी। ठीक है। अब वही अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है, मतलब डी ए बाई डी टी अगर पॉजिटिव है तो वो रेट ऑफ चेंज कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर यही डी ए बाई डी टी कैसा है, लेस देन जीरो है, तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज होगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें आपने उस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव निकाल लिया, तो प्लस साइन सिर्फ आपको ये बता रहा होगा कि ये क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और अगर आपने उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव निकाला तो आप निगेटिव साइन बस आपको ये बताएगा कि ये क्वांटिटी जो है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? बोलिए भाई, बात समझ में आ गई? अच्छा, रेट यस। ऑफ चेंज के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें क्या होगा कि एक क्वांटिटी का रेट आपको दिया होगा, उसकी हेल्प से दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज आपको कैलकुलेट करना होगा। रेट ऑफ चेंज में सिंपल सी यही बात आती है। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे समझो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर आपको टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और आप इसको टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है कि नहीं, टाइम के फंक्शन के हिसाब से। और फिर अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आपको एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन मिल जाता है। ये तो आपको पता है ना, है कि नहीं? अगर आपको डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाती है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाता है। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। सही है। तो ये सब रेट ऑफ चेंज के हिसाब से, अब अगर डी एस बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है, अगर डी ए वी बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन उसका बढ़ रहा होगा टाइम के साथ। अगर वो निगेटिव आ रहा होगा तो वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही होगी। वो सब चीज़ें आप आराम से रेट ऑफ चेंज देख के बता सकते हैं कि क्वांटिटी का रेट टाइम के साथ अगर पॉजिटिव है तो क्वांटिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही होगी, अगर निगेटिव है तो क्वांटिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही होगी। तो वो चीज़ें आप रेट ऑफ चेंज देख के आराम से बता सकते हैं। ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज में क्वेश्चन क्या करना होता है, जैसे मान लो एक्स और वाई दो क्वांटिटी हैं आपके पास। ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी, इसका रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी। अब हमें डी एक्स बाई डी टी गिवन है। ठीक है। और ये हमें कैलकुलेट करना है। सही है। तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रिलेशन इन दोनों क्वांटिटी के बीच का। ये एक सिंपल एम है रेट ऑफ चेंज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम हर बार एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी के बीच का क्या निकालेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे, फिर उसी को टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे। उसको किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेफरेंस में। और इसके बाद हम रिलेशन निकाल लेंगे किसमें, इसके बाद उसमें वेरिएबल्स आ सकते हैं, उसमें डी एक्स बाई डी टी आ सकता है, डी वाई बाई डी टी आ सकता है, और ये रिलेशन आ जाएगा। सही है। और फिर इसी रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे बताओ, अब इसी रिलेशन की हेल्प से हमें एक क्वांटिटी की हेल्प से दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज किसी एक्स और वाई गिवन इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे निकल आएगा। हाँ या ना? तो ये है, यानी हमारा हर बार एम क्या होगा, अगर हमें एक्स की रेट ऑफ चेंज की हेल्प से वाई का रेट ऑफ चेंज निकालना है या वाई के रेट ऑफ चेंज की हेल्प से एक्स का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हमें पहले एक्स और वाई का एक रिलेशन सर्च आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। फिर नॉर्मल टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करके ये रिलेशन आ जाएगा, वहां पे इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू गिवन होगी वो रख के एक की हेल्प से दूसरे का रेट ऑफ चेंज आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई। तो ऑब्वियसली हमें रेडियस का रेट ऑफ चेंज गिवन है।
तो रेडियस को अगर हम आर कह दें तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमको 5 इंच पर मिनट गिवन है। ठीक है, और हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है, क्योंकि स्फेरिकल वॉल्यूम है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जैसे हम dv/dt निकालेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, 4 पाई r² इंटू dr/dt आ जाएगा। दिखा क्या, सी आया ना? आंसर। हाँ। अब dr/dt तो क्वेश्चन में आपको दिया, देखो हमने क्या कहा था, v और r का रिलेशन आपने निकाल लिया, उसी रिलेशन को आपने डिफरेंशिएट किया। अब dr/dt क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बात करनी एज अ इंस्टेंट, एज अ इंस्टेंट मतलब जब रेडियस क्या हो, 10 इंच हो। तो जैसे आप रेडियस 10 इंच रखेंगे तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और ये 5 आ ही रहा है, तो तुरंत आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी 2000 पाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, क्लियर हुआ भाई? समझ गए कि नहीं? तो यस सर। क्वेश्चन का देखिए एम सिंपल सा था, हमने ये रिलेशन, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हमको ये रिलेशन पता चला, dr/dt का रेट ऑफ चेंज पता था, हमने उसको टाइम के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया तो dv/dt का रेट ऑफ चेंज dr/dt के रेफरेंस में आ गया। हम उस इंस्टेंट पे गए जहां पे हमें कैलकुलेशन करना था, वो इंस्टेंट की वैल्यू हमने रखी, सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? यस सर। भाई कहा गया है कि 1.6 मीटर हाइट वॉक्स अ मैन, जिसकी हाइट दी हुई है, ठीक है ना, और कह रहा है कि ये वॉक करना शुरू करता है, किस रेट से वॉक कर रहा है, 30 मीटर पर मिनट, और एक लैम्प पोस्ट दिया हुआ है जिसकी हाइट दी हुई है 4 मीटर, और कह रहा है कि जो इसकी शैडो है वो कितनी फास्ट चल रही है आपको बताना। तो ऑब्वियसली लैम्प पोस्ट की जो शैडो बन रही होगी, 20 मीटर पर मिनट आ रहा है। हाँ 20, सही है। तो ये है, अब ये यहाँ से x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऑब्वियसली जो इसकी स्पीड है वो dx/dt होगी, जो कि 30 दी हुई है, और जो उसकी शैडो होगी वो y होगी, तो ऑब्वियसली ये dy/dt आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका पूरा एम क्या हुआ, x और y का रिलेशन आपको निकालना है कि नहीं? तो ये अगर आप ट्रायंगल देखो तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, तो इसका मतलब y/x+y की जो वैल्यू होगी वो 1.6/4 के बराबर हो जाएगी। तो y/x+y कितना आ जाएगा आपका, क्या ये 2/5 आ रहा है? देखिए जरा। 0.4। यस सर। तो इसका मतलब 5y = 2x + 2y आ रहा है। तो x और y का रिलेशन क्या आया, 3y = 2x, यानी y = 2/3x। अब x और y का रिलेशन आ गया, यानी dy/dx क्या आ गया आपका, 2/3 इंटू dx/dt। अच्छा, dx/dt का रेट ऑफ चेंज आपको दिया ही हुआ है, तो वही आपने उठा के रख दिया 30, तो आपका आंसर क्या आ गया, 20। इसका मतलब y का रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है भाई, 20। तो उसकी शैडो किस रेट से चल रही होगी, 20 मीटर पर मिनट। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अल्टीमेट सर एम हमारा क्या था, एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है, क्योंकि वही आज जैसे आपने रिलेशन फाइंड आउट किया, बाकी चीज़ें तो आपने आराम से सिंप्लीफाई करी। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें जो भी डिफिकल्टी लेवल होगा वो एक्स और वाई के रिलेशन निकालने तक होगा। एक बार आपने एक्स और वाई का रिलेशन या उन क्वांटिटीज का रिलेशन निकाल लिया, बाकी क्वेश्चन में कोई बात नहीं बनाने तक होगी। एक बार आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से रिलेशन बना लिया, तो आपको अब क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये बात तो आपको इस लाइन पे क्लियर हो रही ना, फाइंड आउट द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेस व्हेन डेप्थ इज दिस, यानी कि v का रिलेशन चाहिए उसकी डेप्थ के साथ। तो अगर हम वॉल्यूम का रिलेशन उसकी हाइट h के साथ निकाल लें, तो उसी रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें dv/dt और dh/dt आएगा किसी h पर, वो h आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। dh/dt किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये आपको पता ही है, आप तुरंत क्या निकाल लेंगे, dv/dt। तो बस आपको v और h का रिलेशन निकालना है। 192 पाई। 192 पाई। 192 पाई। यस सर। तो ये आपको कोण दे रखी है, कोण का सेमी वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है, तो सेमी वर्टिकल एंगल तो कोण का फिक्स होगा। किसी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो कोण की ये आर होगी और उस इंस्टेंट पर उसकी हाइट एच होगी। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर 1030 लिख दें
तो 1030 हमारे लिए क्या होगा, R/H। बाई एच। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, R√3, या R की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इम्पोर्टेंट, H/√3। समझ गए कि नहीं भाई। अब अगर हम कोन के वॉल्यूम का डिस्कशन करें तो वो 1/3 पाई R² H होता है। अब हमें वॉल्यूम में R चाहिए ही नहीं, तो 1/3 पाई H³/3 हो जाएगा। तो क्या हम इसको π/9 H³ बोल सकते हैं, चेक करो जरा, अरे हाँ या ना। सर किसी को इस यस सर स्टेटमेंट में यही आ रहा है। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो dv/dt क्या आ गया, π/3 H² इंटू dh/dt। अच्छा, dh/dt क्वेश्चन में आपको दे रखा है किसी भी इंस्टेंट पर जो हाइट का चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर। और जिस इंस्टेंट की हमें बात करनी है उस पर h कितना दे रखा है, 24। तो π/3 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 1, यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो आंसर क्या आ गया, 192 पाई, सही बता रहे थे। तो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने बस v का रिलेशन किसके रेफरेंस में निकाल लिया, h। जैसे ये रिलेशन आया हमने पूरा सिंप्लीफाई कर। अब यहाँ पे r आ रहा था, तो r और h का रिलेशन, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल तो हमेशा ही मेंटेन होगा, कितना 30। और जैसे जैसे h हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। तो बस वो r और h का रिलेशन निकालना काम था, एक बार वो आ गया, बाकी क्वेश्चन तो आपने आराम से सॉल्व कर ही लेना है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से एक सर्कुलर पाथ है, यही तो है। और उस सर्कुलर पाथ में क्या दिया हुआ है आपको कि एक टेंजेंट के अलॉन्ग मूवमेंट चल रहा है, मतलब ये फ्रेंच है सपोज, अरे सॉरी, फ्रेंच मान लो ये है टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है कि मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब तो यहाँ से वो चलना शुरू करेगा तो उसकी शैडो इस पे चलना शुरू करेगी। तो किसी भी इंस्टेंट पर चलते चलते सपोज ये यहाँ आ गया तो उसकी शैडो यहाँ आ गई, यही तो है। तो जो शैडो का मूवमेंट हुआ उसे हम एक्स कह दें, इसका जो मूवमेंट हुआ वो तो ये हो गया। अब इसकी रेडियस अगर हम आर कह दें तो जो इसकी वेलोसिटी वी चल रही होगी वो इस पे आ जाएगी। और ये एंगल थीटा कह दें, तो जब ये 1/8 कवर करेगा तो सिचुएशन क्या होगी आपको इस पर कमेंट करना है। आपको dv/dt दे रखा है, मतलब v का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। तो v आपको दे रखा है कितना, 20 km/h। क्या आ रहा है बेटा, 40 किलोमीटर हो रहा है। 40 आ रहा है इनका। और कोई बताओ। 40 बता रहे हैं भाई, और बोलो। रिलेशन नहीं समझ में आ रहा कैसे रिलेशन निकाले। नहीं समझ में आ रहा। सर्कुलर 40। सर्कुलर मोशन आपने पढ़ लिया ना, यस सर। v इक्वल टू आर ओमेगा यस होता है, सर। ये तो पता है ना आपको। यस सर। यस सर। तो वाई और ओमेगा यस जो है, सर। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेफरेंस में, तो ओमेगा dt/dt होता है। हाँ सर हो जाएगा। तो ये v जो है वो क्या हो गया, dx/dt हो गया। तो इसका मतलब हमें dx/dt और d θ/dt का रिलेशन तो पता ही है ना इन टर्म्स ऑफ r। बोलो भाई। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, x/r। तो इसका मतलब x जो है वो r tan थीटा होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो इसका मतलब जो dx/dt होगा वो r sec² थीटा d θ/dt होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर। और d θ/dt क्या होगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dx/dt ना। और d θ/dt क्या होगा हमारा, अगर आप ध्यान से देखो ओमेगा। तो v इक्वल टू r इंटू d θ/dt होगा। तो d θ/dt को आप v/r लिख सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे, बोलो। तो जैसे आप यहाँ dx/dt लिखोगे तो क्या ये sec² थीटा इंटू वी आ जाएगा कि नहीं, चेक करो। v मतलब यस सर। v मतलब उसकी वेलोसिटी दे रखी है, दिखा क्या। अब आपको ये बताना है कि जिस इंस्टेंट पे बात हो रही है, जिस इंस्टेंट पे बात हो रही है वो क्या है, 1/8 ऑफ द सर्कल है।
तो अगर 1/8 ऑफ द सर्कल है तो थीटा कितना हो गया, 5/8 हो गया भाई, पूरा एक सर्कल कवर करने में 2 5/4 5/4। तो इसी इंस्टेंट पर हमें बात करनी है जब थीटा कितना है 5/4 है, तो sec स्क्वायर π/4 और v हमें कितना दे रखा है 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 80 ना, नहीं बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। हाँ देखिए करना क्या था, सिंपल सी बात थी ना, हमें क्या करना था, ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसकी शैडो यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो जो इस पे x1 ट्रेवल कर रहा है तो उसके हिसाब से x1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dv/dt हो जाएगा, और ये जो है x है, इसका रेट ऑफ जो चेंज होगा वो इसकी वेलोसिटी होगी, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। तो ये जो dx/dt है ये इसकी अपनी वेलोसिटी आएगी, जो टाइम के साथ हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब हमने ये क्या किया, इस x का सर 40 होगा ना आंसर, वो sec स्क्वायर π/4 है। अच्छा हाँ सॉरी, 20 के साथ ये 20 इंटू 2 आएगा ना, सॉरी यार 20 × 2 आएगा हाँ। अब हमने क्या किया, इस x को थीटा के साथ रिलेट किया, क्योंकि ये v जो है इस थीटा के साथ रिलेट हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। v = r ओमेगा है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ओमेगा dθ/dt होता है। अब v जो है वो dx'/dt हो गया, तो v = r ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह हमने dθ/dt रख दिया, तो dθ/dt की वैल्यू v/r आ गई, ये हम यहाँ यूज कर लेंगे। नहीं समझे, बोलो भाई। समझ गए सर। हाँ v हाँ आपको दे ही आगे। रखा है, बाई आर करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर dθ/dt का रेट निकल आएगा कि नहीं। और x जो है जो उसके फेंस पे उसकी जो शैडो मूव कर रही है वो x/r दे ही रखा है थीटा के रिलेशन से। भाई हमने इसको, भाई हमें क्या करना है, dθ/dt को यूज करना है, तो हमें थीटा का रिलेशन x के रेफरेंस में चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो थीटा को अगर हमें x से रिलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें dθ/dt, तो हमें यहाँ पे टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल टू x/r आ गया, यहाँ से x r टेन थीटा आ गया, इसी को हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हमें चूंकि थीटा पे ही पता था कि जब 1/8 पार्ट ऑफ द सर्कल कवर होगा तब हमको पूरा डिस्कशन करना है, तो बस थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी π/4। तो जिस इंस्टेंट पे थीटा π/4 बनेगा उस इंस्टेंट पे v आपको पता ही है, v तो फिक्स है ना 20 km/h, वही आपने रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, थीटा और x का ही रिलेशन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स डैश मूव कर रहा है ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, और उसकी जो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो तो आप v = r ओमेगा से रिलेट कर ही लेंगे, तो वो तो थीटा से रिलेट कर ही जाएगी, आप समझ गए ना। तो dx'/dt को dθ/dt से रिलेट किया, ठीक है, और फिर dx/dt को dθ/dt से रिलेट किया, वहां से dθ/dt का रिलेशन dx'/dt के टर्म में रखा, और फिर dx/dt का dx'/dt से रिलेशन निकाल लिया। प्रोसेस पूरा समझ में आया क्या हुआ। यस सर। तो अल्टीमेटली इसमें भी बस रिलेशन निकालने तक का काम था, एक बार आपने रिलेशन सर्च आउट कर लिया फिर तो आपने क्वेश्चन कर ही लिया, समझ लीजिए, समझ गए भाई। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ds/dt निकालोगे, तो वो आ जाएगा 3/2t² - 6 आ रहा है क्या, चेक करिए, हाँ या ना। यस सर, यही आ रहा है। फिर आप क्या निकालोगे, d2s/dt2 जिसे आप एक्सीलरेशन बोलोगे, तो वो निकल के आएगा 3t क्या, और आपको उस समय एक्सीलरेशन बताना है जब वेलोसिटी वैनिश हो रही है, वेलोसिटी को वैनिश करा दो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, टाइम की वैल्यू 2 यहाँ उठा के रख दो, तो कितना आ रहा है 6, देख लो आराम से, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। दिखा क्या, वेलोसिटी जब वैनिश हो रही थी तो ऑब्वियसली यस ds/dt सर। जीरो करोगे तो टाइम निकल आएगा, टाइम की वैल्यू d2s/dt2 में रख दोगे तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। चलिए तो यस। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो उसका एरिया होगा वो πr² के बराबर होगा, और वेव जो है वो रेडियस के अलॉन्ग ही मूव कर रही होगी, तो dr/dt आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5, बस इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dA/dt कितना आ जाएगा 2πr × dr/dt। 80 पाई। हाँ आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, सही है, तो 2π × 8 × 5, आंसर इज 80 पाई आ रहा है यार।
10 पाई तो गलत है ना, 80 पाई आ रहा है। 80 पाई आ रहा है। क्या 80 पाई, 10 पाई कैसे निकाल लिया था? अच्छा 2 पाई आर, आर की, अरे 10 पाई लेकिन आया कैसे था यार? आर भूल गए थे क्या, या 2 पाई आर को डिफरेंशिएट कर दिया था क्या? भाई ऑब्वियसली यार, जब स्टोन डालोगे तो एरिया इंक्रीज करेगा ना, और जो वेव चलेगी वो रेडियस के अलाउंस चलेगी, तो वेव का तो जो स्पीड है वो dr/dt हो गई ना, और एरिया ही, सर्कुलर जब रीजन चेंज होता जाएगा तो उसका एरिया चेंज होता चला जाएगा। ये है, समझ गया हो गया? Yes. अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन जेईई मेन में जनरली फ्रेम होते हैं, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे वो रीजन पूछ लिया जाता है जिस रीजन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, या वो रीजन पूछ लिया जाता है जिस रीजन में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे आपने एक फंक्शन लिया y=f(x), सही है, जनरली हम कहते हैं कि अगर उसका डेरिवेटिव dy/dx यानी कि f' पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर उसका डेरिवेटिव, जहाँ जहाँ उसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वहाँ वहाँ एफ क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ डेरिवेटिव करेंगे वो पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजेज हो जाएगा, निगेटिव आएगा डिक्रीज हो जाएगा। बहुत अगर देखें तो अगर उसका f' ग्रेटर देन r=0 होता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है, और अगर f' ग्रेटर, सॉरी, ये f' अगर ग्रेटर देन r=0 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सही है, ग्रेटर देन हटा दो, सिर्फ =0 और लेस देन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार इंक्रीजेस की जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस भी लिखा होता है तो भी कंडीशन सेम है, डिक्रीजेस की जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिखा होता है तो भी सेम है। जेईई मेन में वैसे इतना वेरिएशन आता नहीं, जेईई मेन में इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन 0 से होता है, डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन 0 से होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ग्राफिकली एक्चुअल में होता है ये तो थियोरेटिकली हो गया, आपके सामने dy/dx आएगा, आप आराम से उसको ग्रेटर देन 0 करोगे, इंक्रीजिंग रीजन मिल जाएगा, लेस देन 0 करोगे, डिक्रीजिंग रीजन मिल जाएगा। सही है, अगर आप ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दो यहाँ से तो ग्रेटर देन r=0 भी कर लो तो भी बात सेम आ जाएगी। सही है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिख लो चाहो तो। डिक्रीजिंग वाले में तो लेस देन होगा ना? अरे हाँ यार, सॉरी। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली चाहो तो यहाँ लिख लो, वैसे ना भी लिखो, छोड़ो, हटाओ, क्या दिक्कत है, उतना फ़र्क खास पड़ता नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो काफ़ी है। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये सिचुएशन है, तो आप किसी पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है ना, अब उस पॉइंट के अबाउट, जैसे x=a के अबाउट देखा, तो a के इस नेबरहुड की अगर आप बात करो और इस नेबरहुड की बात करो, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दोनों नेबरहुड पर वैल्यू हमेशा सेम ऑर्डर में होगी। यानी अगर हम आपसे कहें कि f(a) माइनस f(a) से छोटा होगा और f(a) प्लस सबसे बड़ा होगा, अगर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सही है ना, और अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन किसी जगह डिक्रीज कर रहा है किसी पॉइंट पर, तो उसके नेबरहुड में क्या कहानी चल रही होगी, जस्ट इनइक्वलिटी अपोजिट होंगी। मतलब जो f(a) होगा वो f(a) माइनस से छोटा होगा और वो f(a) प्लस से बड़ा होगा, तब हम कहेंगे जो f(x) है वो कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है। ठीक है, तो अगर आपको कभी किसी पॉइंट पे स्टिक कर दे और कहे कि उस पॉइंट पर फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो जस्ट उस पॉइंट के नेबरहुड की वैल्यू देखी जाती है। अगर उसके नेबरहुड की वैल्यू उस पॉइंट की वैल्यू से लेफ्ट नेबरहुड कम है, यानी a माइनस कम है और a प्लस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग की बात होगी। सही है,
और अगर उसके नेबरहुड की वैल्यू में a माइनस उससे बड़ा है और a प्लस उससे छोटा है तो डिक्रीजिंग की बात होगी। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे ऐसा भी होता है, मतलब ये रीजन चला गया सपोज, मतलब सिर्फ इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो हुआ और फिर चीजें ऐसे चली गई। तो अब क्या है, इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स जीरो है, मतलब एफ डैश ए क्या है, जीरो है। बट ए प्लस और ए माइनस की अगर आप बात करो तो एफ डैश जो ए है ये वाला ए प्लस और एफ डैश जो ए माइनस है, तो ए माइनस कैसा है और ए प्लस, तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है, समझ रहे हो कि नहीं, और ये इससे बड़ी है, तो नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पर हो सकता है वो जीरो हो जाए, बट उससे पहले वो निगेटिव आ रहा होगा, उससे पहले वो मतलब उसकी वैल्यू कैसी आ रही होगी, इंक्रीजिंग नेचर की आ रही होगी। यानी कि अभी भी यहाँ पर a माइनस ए और a प्लस ही आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलिए भाई। तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, तभी आप उसको इंक्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, अदरवाइज वो पॉइंट इंक्रीजिंग नहीं है। ये कभी कभार अगर फंसाने वाली बात है, फंसाने के लिए कहेगा तो, नहीं तो जेई मेन में जितने मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे सीधा रीजन पूछा जाता है। रीजन से ज़्यादा अभी तक उन्होंने नहीं पूछा है, रीजन से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसी में आपको फंसा लेंगे। तो वो उसके लिए सिंपल लॉजिक है कि आपको क्या करना है, एक को पॉजिटिव करना है, एक को नेगेटिव करना है, सिंपल आंसर लिख देना। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने कि एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, और आपसे पूछा गया फाइंड द रीजन वेयर फंक्शन इंक्रीजेस एंड वेयर फंक्शन डिक्रीजेस। सही है, तो सीधा आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बताओ, 2x ई की पावर 3x, और प्लस का क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर ई की पावर 3x। समझ में आ रहा होगा सबको, ई की पावर 3x कॉमन करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x आएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अब क्या है, फॉर इंक्रीजिंग हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो इसका रोल खत्म। बोलिए, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ई की पावर 3x तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, x, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2, इसको पॉजिटिव करेंगे तो वही 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक -2/3, जीरो प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला रीजन ले लेंगे, तो x जब माइनस इनफाइनाइट से -2/3 यूनियन जीरो से इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। और यहीं पे जब एफ डैश एक्स माइनस करोगे तो -2/3 से जीरो होगा तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बस ये बताओ। यस सर। तो यस जब सर। भी आपको ऐसा कोई रीजन पूछ लेगा कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो सीधा नॉर्मल आपको डिफरेंशिएट करना है और आंसर बता देना है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? चलिए जरा बताइए, y इक्वल टू एक्स की पावर x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x। इसमें x ग्रेटर देन जीरो पे चेक करना है, इसमें 0 से 2 पाई में चेक करना है। दोनों में बताइए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रीजन क्या है, किस रीजन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस रीजन में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अरे यार इतना टाइम कैसे लगा ले रहे हो तुम लोग, भाई डेरिवेटिव ले लो पहले वाले का, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स, एक्स एल एन एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स बाई एक्स प्लस एल एन एक्स। देखो क्या यही डेरिवेटिव आ रहा है, भूल ये सर मतलब यही आ रहा है। सब भूल गए तुम लोग यार। एफ की नहीं पावर सर जी याद एक्स है। का डेरिवेटिव बताया है ना मैंने, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, और फिर साइड में किसका डेरिवेटिव करते हैं, जी एक्स एल एन एफ एक्स का। याद आ रहा है कि नहीं भाई, लॉग लेने पे यही तो आता है। अब यार वहाँ पे लॉग लेके डेरिवेटिव लिख के इतना काम करोगे तो क्या मतलब है। तो अगर आपको एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब
की पावर x आएगा और साथ में डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, x ln x का। अब x ln x का डेरिवेटिव आप अलग से लिख दो। नहीं समझे? बस उतना ही काम आपको करना है। चलिए बताइए। अब इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, x को पॉजिटिव लेना ही है, x की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा ही, तो dy बाई dx का रीजन क्या आएगा, x की पावर x 1 प्लस ln x आ जाएगा। तो जहाँ पर 1 प्लस, भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका तो लोड खत्म। जहाँ पर ये पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पर ये निगेटिव होगा वहाँ डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ln x -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी ln x ln 1/e से बड़ा होना चाहिए, यानी x किससे ग्रेटर होना चाहिए भाई, 1/e से। यहाँ पे ln x -1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x किससे छोटा होना चाहिए, 1/e से। यानी x जब 1/e से इनफाइनाइट होगा तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और x जब 0 से 1/e होगा तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा भाई, डिक्रीजिंग। क्या है पूरी कहानी सबको समझ में आई, नहीं आई समझ में? सर -1 की जगह 1/e का है लिखा है। ln यार -1 की वैल्यू ln के टर्म में निकालेंगे ना यस सर कंफर्म। भाई साहब, ln को ln से ही कंपेयर करोगे ना, यस सर -1 की वैल्यू log 1 अपॉन यस। तो ln की वैल्यू क्या होगी, -1 की वैल्यू ln में क्या होता है, बेस e होता है ना, तो 1/e रखोगे तभी तो वो -1 बनाएगा। यस अच्छा हाँ सर, यस समझ गया। चलिए तो पहला आंसर हो गया, सेकंड बताओ। y इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, x 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, cos x minus sin x upon 2 bracket में 1 plus sin x। सॉरी ब्रैकेट में sin x माइनस cos x आएगा। क्या आ रहा है डेरिवेटिव, tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, cos x minus sin ये x। आता है डेरिवेटिव। हाँ है यस ना। सर, अब फॉर ये आ रहा है। इंक्रीजिंग अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, डी वाई डी एक्स को पॉजिटिव 0 ही से तो करोगे। पाई बाई तो अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जब कर दे रहे हो, क्योंकि 1 ऐड हो जा रहा है, ये क्वांटिटी का तो लोड खत्म हो गया। इसका मतलब सीधा आप क्या करोगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे आप इंक्रीजिंग की बात करोगे, तो यानी जहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा होगा वो रीजन सीधा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब यार ये तो आप बता ही सकते हो ना आराम से कि कॉस एक्स कब साइन एक्स से बड़ा होगा, बोलिए। ये तो आप आराम से चाहो तो ग्राफ से समझ लो, चाहो तो कॉटेक्स से समझ लो, किसी से भी समझ लो यार। ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का, ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स का, तो हमें वो रीजन चाहिए जहां पर कॉस एक्स किससे बड़ा हो, साइन एक्स से। तो एक 0 से π/4 आएगा और एक π/4 से 2 पाई आएगा, तो एक्स कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से π/4 हो गया और 5π/4 से 2 पाई हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ये बताओ। यस सर। यस अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, और फॉर डिक्रीजिंग क्या हो गया, जहाँ पे डी वाई एक्स निगेटिव हो जाएगा, तो अब निगेटिव वाला रीजन तो आराम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि वो रीजन क्या आ गया, π/4 से 5π/4। देख लीजिए आराम से फिर बताइए, नहीं समझे? तो किस रीजन में इंक्रीज कर रहा है किस रीजन में डिक्रीज कर रहा है, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यस सर। तो क्या इंक्रीजिंग का यस रीजन है सर। क्या डिक्रीजिंग का रीजन है, अब ये बात क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यस क्लियर है। तो वही रीजन आपको सिंप्लीफाई करके बताना था कि किस रीजन में वो इंक्रीज कर रहा है किस रीजन में वो डिक्रीज कर रहा है, उतना ही काम आपको करना था। समझ गए भाई? सर। बस इतनी सी चीज आपको करनी थी। चलिए, अभी तो मुझे पता नहीं था ना कि आप इतना टाइम इसने में ही लिया है भाई। हाँ भाई, पहला चेक करें क्या? तो पहले में एफ एक्स दिया था x की पावर 5/5 माइनस x³/3, तो आपने f(x) निकाला, तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया, आपने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, तो x-1 x+1 आया। देखो जरा क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस यस सर। सर। नहीं, हाँ सही है, देखो
अरे सही हाँ है या सर। ना चेक करो भाई। हाँ यस सर सर। सही है सही सही आया? है। बोलिए। यस सर। अच्छा इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो एक पॉइंट -1 आएगा, एक पॉइंट +1 आएगा, जीरो के अबाउट साइन चेंज ही नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। देख लो सब लोग आराम से, बिल्कुल। हाँ या ना हाँ सर। बोलिए। तो अगर आप इंक्रीजिंग नेचर निकालोगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -1 -1। यूनियन 1 से इनफाइनाइट। दिखा यस सबको? यस सर। बोलिए। और अगर आप डिक्रीजिंग नेचर निकालोगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? -1 से 1। -1 बोलिए। से 1। यस सर। अरे हाँ या ना यस यस सर। बोलो। सर। और जीरो के अबाउट क्या है? हाँ एफ सर। डेस एक्स जीरो से पहले भी जीरो है, जीरो के बाद भी उसका नेचर कैसा आ रहा है? अरे बोलो भाई। नेगेटिव। बोलो। जीरो से पहले और जीरो के बाद उसका नेचर डिक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं? तो जीरो पे वो क्या हो यस जाएगा? डिक्रीजिंग हो सर। जाएगा। ये आंसर है पहले क्वेश्चन का, देख लो सब लोग। सबको अपनी अपनी गलती मिल गई होगी। यस सर। फिर पता नहीं कैसे कर रहे हो यार तुम लोग। यही आया था। अच्छा यही आया था क्या? चलो सेकंड बताओ। 2 सेकंड मिनट सर। बताओ सेकंड भाई। सेकंड है -1 से माइनस इन्फिनिटी Minus एफ डेस एक्स यूनियन। निकालो। माइनस एक्स इनफाइनाइट से स्क्वायर -1 माइनस यूनियन 3 से 6x इनफाइनाइट। माइनस 9, 3 यस कॉमन सर। कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सही लिख रहा हूँ मैं, देख लेना आराम से। सर यस सर। 3 माइनस इनफाइनाइट से एक्स -1 यूनियन 3 से माइनस इनफाइनाइट। 1 या एक्स प्लस 1 x+1 से। और एक्स माइनस 2 चेक करो जरा। सॉरी 3। सर 3 आएगा। उल्टा लिख दिया क्या? सही है सर। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 आएगा, ये आ x+1 रहा है। आएगा सर। अब इसके हिसाब से बना दो रीजन। यस सर। -1 और 3 प्लस माइनस प्लस। अब आपको पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग का नेचर क्या है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और डिक्रीजिंग का रीजन क्या है? -1 से 3। चेक करो क्या सही लिख रहा हूँ मैं सेकंड वाला? यस सर। क्या सबका यही आंसर है सेकंड में? यस सर यही आएगा। Yes, Yes, sir. sir. थर्ड बताओ जल्दी से। माइनस इनफाइनाइट से जल्दी -√2 बताइए थर्ड। यूनियन सारे आंसर √2 से जल्दी जल्दी इनफाइनाइट। बताते जाओ। सिर्फ डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो करना है। थर्ड वाले का माइनस इनफाइनाइट से सिर्फ -√2 यूनियन डिफरेंशिएट √2 करके से लेस देन इनफाइनाइट। ग्रेटर देन जीरो करना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सर ये पावर 7th एक्स वाले। क्यूब माइनस 6x। थर्ड में आओ। ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 6x, इसको जरा डिफरेंशिएट करो क्या आ रहा है? ई की पावर एक्स क्यूब माइनस 6x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका तो लोड खत्म हो गया। अब अगर आप एफ डेस एक्स को ग्रेटर देन जीरो करोगे तो यहाँ से 3 कॉमन एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 2 इनफाइनाइट ग्रेटर से देन जीरो आ जाएगा, -√2। यानी 2 पॉइंट आ जाएंगे। -√2 प्लस √2 प्लस माइनस प्लस। चेक करो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। चेक करो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. थर्ड यही था आंसर भाई। फोर्थ एक्स बाई एल एन एक्स। फोर्थ बताओ। एक्स बाई एल एन एक्स डिफ्रेंशिएट करो इसको भी। क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर पे तो एल एन एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा एल ग्रेटर एन देन एक्स 1/e। माइनस एक्स बाई एक्स। तो क्या ये एल एन एक्स माइनस 1 आ रहा है बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर? ये आ रहा है देखो। x ग्रेटर देन Yes, sir. यस सर, -1। यही आ रहा। अब इसको तुरंत एफ डेस एक्स को पॉजिटिव करो। तो इसका मतलब एल एन एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 का मतलब एल एन ही हो गया, यानी x अगर e से ग्रेटर होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और x अगर यस e सर। से लेस होगा
यानी कि 0 से ई के बीच में होगा, मगर 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 डोमेन में ही नहीं है। ये समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? इस रीजन में डिक्रीजिंग हो जाएगा। बोलो भाई। जी सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अगला आंसर आओ जरा। x माइनस 2 की पावर 5, 2x प्लस 1 की पावर 4। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसमें भी तुरंत एफ डैश एक्स निकालो, क्या आ रहा है बताओ। 5x माइनस 2 का पावर 4 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 4, ठीक है, प्लस x माइनस 2 की पावर 5, 8 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। चेक करना जरा, सही लिखा है? यहाँ से x माइनस 2 की पावर 4 कॉमन करोगे और 2x प्लस 1 की पावर 3 कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा? 5 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2। देखते जाना कैलकुलेशन। x माइनस 2 की पावर 4, 2x प्लस 1 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10x प्लस 5, 8x माइनस 16। यहाँ से आएगा x माइनस 2 की पावर 4, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा? बोलिए। Next line. x minus 11. 18x minus 11 sir. 18x माइनस 11। चेक करो क्या एफ डैश एक्स यही आ रहा है सबका? सर यही आया है। चेक कर लीजिए भाई सब लोग, सीधा डिफरेंशिएट करो। ये आ रहा है देखो। अब ये तो यार कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगा, बस इसी का लोड है। तो जैसे ही इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को पॉजिटिव करोगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x निगेटिव आ जाएगा। अब 2 पॉइंट आ रहा है, 0 और 2, प्लस 0 से माइनस 2 पे प्लस माइनस वाला रीजन ले लो। 0 से 2 में क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीज। तो ऑब्वियसली माइनस और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 0, से यूनियन 0, 3 से यूनियन 2 से इनफाइनाइट में क्या इनफाइनाइट करेगा? डिक्रीजिंग। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। हम्म, इसके बाद Yes, sir. नेक्स्ट आओ जरा। 7, 7 में सोचो क्या करोगे? किस रीजन में इंक्रीज करेगा, किस रीजन में डिक्रीज करेगा? जल्दी आंसर सोचो। मैंने सोचा था ये काम तुम लोग जल्दी कर लोगे। हाँ भाई। तो इसमें क्या है, मॉडेक्स के हिसाब से चलना है आपको। आ, इस टाइप की सिचुएशन वैसे एक बार पूछी गई है, तो इसमें क्या करोगे? बहुत सेफ जाना चाह रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एल एन माइनस एक्स लिख लो जब एक्स निगेटिव है, 2x स्क्वायर माइनस एल एन एक्स लिख लो जब एक्स पॉजिटिव है। ये लिख लो, सही है। आप चाहो तो दो अलग अलग रीजन में डिफ्रेंशिएट करके आंसर भी दे सकते हो। इस रीजन में जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? 4x माइनस 1 बाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो 4x माइनस 1/x, इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1/x। देख लो सब लोग। अब इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो -1/√2 0 और 1/√2 आएगा। दिखा सबको? प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमें 0 से पहले ही रहना है। हाँ या ना? तो यानी कि 0 से लेस में कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग आ गया, दिख गया? ये रीजन इंक्रीजिंग का हो गया, ये रीजन डिक्रीजिंग का हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर 1/2 ये होना चाहिए। अब जैसे ही आप एफ डैश एक्स को क्या लोगे? निगेटिव लोगे। इस वाले रीजन की बात करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 4x माइनस 1/x, को भी सेम ही आ रहा है। बोलो भाई। अब ये पॉजिटिव वाला रीजन हो गया, तो इसमें क्या हो गया? डिक्रीजिंग। इसमें क्या हो गया? इंक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग रीजन क्या दिख रहा है आपको? बोलो। भाई 2 -1 आएगा बाई ना। रूट टू से 0 यूनियन
1/√2 से सर 1/2 होगा। decreasing 1/2 सर, यस टू सर, आएगा 1/2 सर, वही तो तेरे से कह रहे हैं। जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1/√2 बचा हुआ रीजन हेलो सर, लेके 1/√2 देख लो आराम से। कोई कंफ्यूजन या डाउट सर, आ रहा हो तो बताओ। सर, अरे हाँ या ना सर बोलो 1/2, भाई। किसी को कोई सर कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर 1/2। समझे कि नहीं कैसे डेरिवेटिव किया है भाई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बस उसी के हिसाब से डेरिवेटिव किया है बस। एक बार ये इनइक्वालिटी आपने सॉल्व की उसी के हिसाब से आप पूरा एनालिसिस लिखते चलेगा। सर 1/2 आएगा ना, कहाँ पे बेटा? 1/√2 की जगह। 1/2 होना चाहिए सर। ओ 1/2 आएगा क्या? यस सर, सर 0 वहाँ पे लेंगे, वहाँ पे 0 चला जाएगा सर जी ना। सॉरी मैंने डेरिवेटिव वो स्क्वायर गलत कर दिया। 1/2 आएगा सॉरी यार। अब ठीक है। यस सर यही चलो आएगा। और बोलो अगला करो जरा। व्हाट इज एफ डेस एक्स? हाँ भाई -1/1 + x² + 1 आ रहा है तो इसको क्या करोगे? 1 + x² -1/1 + x²। तो ये तो x²/1 + x² आ गया और ये तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये बात सबको समझ में आई भाई? इसमें डिक्रीजिंग आई नहीं मतलब किसी सर, वैल्यू पर डिक्रीज करेगा ही नहीं। हर जगह क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या कहते हो? इंक्रीजिंग फंक्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा ये वाला इसमें बताओ। हाँ भाई किस रीजन में इंक्रीज कर रहा है किस रीजन में डिक्रीज कर रहा है? सेम काम इसमें भी करना है। एवरेज एक्स निकालो जरा तो 1/1 + x। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 2 × x+2 और -2x। देखिए जरा सही लिखा है देखो। यस तो यहाँ पे आएगा 1/1 + x और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x से 2x कैंसिल -4/x+2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो आराम से। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लो नो आ सर। गया। अच्छा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी डोमेन के हिसाब से x हमेशा -1 से बड़ा होगा। देखो इसकी डोमेन के हिसाब से x हमेशा -1 से बड़ा होगा। तो सोच के बताओ कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा। मैंने डोमेन पे इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। भाई जैसे एलसीएम लोगे तो ये x+2 का होल स्क्वायर -4 1 अपने + डोमेन x पे सर अपॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। x+2 का होल स्क्वायर 1 + x आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा x² + 4x + 4 ये तो कैंसिल। तो x² / x+2 का होल स्क्वायर 1 + x आएगा। अच्छा 1 + x सर हमेशा अपने पॉजिटिव होगा। डोमेन पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। x+2 स्क्वायर पॉजिटिव x² पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव आया ना। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब यस एफ एक्स फंक्शन सर, कैसा होगा? अपने इंक्रीजिंग। डोमेन पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा सर। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? इन इट्स डोमेन जो भी इस फंक्शन की डोमेन आएगी उस पूरे रीजन में फंक्शन कैसा होगा भाई? इंक्रीजिंग। क्या ये बात दिखी सबको कि इंक्रीजिंग क्यों होगा? यस क्योंकि एफ डैश एक्स कभी निगेटिव आ ही नहीं रहा ना। बोलो भाई। क्योंकि एफ डैश एक्स कभी निगेटिव आ ही नहीं रहा और ये अंडरस्टूड था कि एक्स को हमें -1 से छोटा देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ln के अंदर 1 + x है तो x हमेशा -1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमें किसी Yes, फंक्शन sir. में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर निकालना है तो सीधा एफ डैश एक्स निकालना है। हाँ या ना? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है। अगर एफ डैश एक्स निगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कर। का। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए अब याद होगा मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। अगर ऐसे बनता है सपोज y = fx का ग्राफ तो अगर हम एक पॉइंट x1 यहाँ ले लें एक पॉइंट x2 यहाँ ले लें तो हम कहें कि अगर x2 x1 से बड़ा है और f इंक्रीजिंग है
तो एफ ऑफ एक्स टू भी एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा होगा। बोलिए भाई, यस सर, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई सर। तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये रिवर्स में भी ट्रू होता है। समझ में आया? सेम अगर ये फंक्शन हम कह दें डिक्रीजिंग है, सेम अगर ये फंक्शन हम कह दें डिक्रीजिंग है, और फिर हम यही सेम बात करें एक्स वन और एक्स टू में, तो अगर एक्स टू एक्स वन से बड़ा है तो डिक्रीजिंग होते ही इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है? चेंज। फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? डोमेन ऑफ एफ एक्स, एंड एफ एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये भी ध्यान रखिएगा, रिवर्स में भी ट्रू होता है। तो अगर एफ का नेचर आप प्योर शॉर्ट पता है आपको, तो एक्स वन और एक्स टू के हिसाब से ये रिजल्ट लगता है। अगर एक्स का नेचर आपको पता है कि वो फंक्शन उस रीजन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये नेचर लगता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि इसका यूज होता है कई जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपसे कहा गया सपोज क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज सर इंक्रीज, इसमें एक्स वन बड़ा होगा ना सेकंड वाले में? ठीक है, और आपसे कहा गया कि एफ ऑफ सर हेलो सर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर, और एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ग्रेटर होगा थ्री एक्स माइनस फोर से, इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन में क्या लिखोगे? अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इनइक्वलिटी है, तो जो अंदर वाला एक्स आ रहा होगा उसमें भी यही सेम इनइक्वलिटी स्टैंड कर रही होगी, हाँ या ना? इसका मतलब एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो, और साथ में क्या आएगा? माइनस एक्स प्लस फोर भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसी को सॉल्व करके आप एक्स में कमेंट कर दोगे। क्या है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस यस फाइव, सर। Yes, यहाँ से sir. फैक्टर क्या आएंगे? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फाइव पॉजिटिव आ रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन फाइव से इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? Yes, वो sir. जो नेचर एक्स वन एक्स टू का है वही नेचर एफ एक्स वन एफ एक्स टू का होगा अगर एफ इंक्रीजिंग है। जो नेचर एक्स वन एक्स टू का है उसका अपोजिट नेचर एफ एक्स वन एफ एक्स टू का होगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो, जी सर। बोलिए। Yes, sir. चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। Thank you, ठीक sir. है, नेक्स्ट क्लास यानी कल है, कल इसी के आगे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट जो और आ सकते हैं, और थ्योरम्स पढ़ाएंगे, और इनके मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, सर थैंक यू। डिफरेंशिएशन की कल मैं डीपीपी असाइनमेंट नहीं भेज मिल पाया दीजिएगा। आप लोगों को, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन और असाइनमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो दे दूँ। ठीक है, और थैंक यू प्लीज़ सर। एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटिव निकालना सीखो। अगर डेरिवेटिव नहीं निकाल पाओगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रीजन, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रीजन ही आते हैं। अब यार न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम से डेरिवेटिव निकालना आता है ना आपको? बोलिए। यस सर। Yes, sir. न्यूटन Yes, लीबनिज़ sir. थ्योरम के हिसाब से आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलो ही नहीं कुछ। चलिए नेक्स्ट यस क्लास में बात सर। करते हैं। थैंक यू।